student, this is Sai sir with your economics classes. Students, our chapter is the measurement of national income, and in this chapter, in the first class, we have read the measurement of national income through the first method. The method is produce method या value added method, and I hope you will be understand better. If you have any problem, you can ask me through the message या a call, but I think nobody have called me, so I think you have better understand. So today we have start our next topic related to the first method, precautions regarding product method. Precaution regarding प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड, यानी उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि से संबंधित कुछ सावधानियां। प्रिकॉशंस का मतलब होता है सावधानियां जो आपको ध्यान रखनी। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपका जो कैलकुलेशन है वो गलत चला जाएगा, यानी आप सही से नेशनल इनकम को नहीं समझ पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और फर्स्ट पॉइंट इज दैट वी कैन नॉट इंक्लूड द ओल्ड थिंग्स when we repurchase our old things, that we cannot include in the product method। यानी जो पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, जो सेलिंग परचेजिंग होती है, उसको हम शामिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जिस टाइम इस वस्तु को परचेज किया गया था उस टाइम इसकी वैल्यू को उस प्रोडक्ट मेथड में इंक्लूड कर लिया गया, इसलिए दोबारा अगर हम करेंगे तो गलत जो है वो निकलेगा। इसलिए हम जो कोई भी ओल्ड थिंग्स हैं उनको हम उनका जो सेलिंग परचेजिंग है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, बट वी कैन इंक्लूड द कमीशन ऑफ देयर ओल्ड थिंग्स सेल एंड परचेज। जो पुरानी चीज़ें होती हैं इनके ऊपर जो कमीशन होता है खरीद फरोख्त में, जो दलालगिरी बीच में होती है, दलाली जिसे हम बोलते हैं, उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, क्योंकि वो उसका कमीशन होता है जो बीच में ये काम करता है। थर्ड है जो एक तरह से जो उपभोक्ता होते हैं, उत्पादकता जो होते हैं, वो सेल्फ वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उसका मूल्य हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। क्योंकि अगर उसको वो खुद यूज़ नहीं करते तो शायद उसको बाज़ार में बेचते। जैसे आप अपने मकान में रहते हैं शहर में, तो उसका जो रेंट है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, आरोपित मूल्य हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। चौथा है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम इन द प्रोड्यूस मेथड। मध्यवर्ती वस्तुओं को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसके फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैंने आपको ये बता दिया था कि स्वयं उपभोग की जो वस्तु होती हैं उनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, उनके आरोपित मूल्य लगा लेते हैं कि इतने की होगी। जैसे एक कमरे में हम रह रहे हैं, अगर हम इसको रेंट पे दें, यानी हम अपनी बाज़ार में अपनी दुकान खोल रखी है, दुकान हमारी अपनी, हम उसका रेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसका जो आरोपित मूल्य कि भाई इसका मार्केट में 5000 पर मंथ रेंट है, तो उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे आरोपित मूल्य मानकर। क्योंकि अगर हम उसको खुद इस्तेमाल नहीं करते तो हम किसी को देते, 5000 रुपये की इनकम होती ना, तो इनकम को तो हम उसको राष्ट्रीय आय में हम शामिल करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी बेटा जिसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, किनको नहीं करते हैं। कुछ ऐसा भी होता है, वो हम नेक्स्ट में भी पढ़ेंगे, जो हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट होती है उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट वो कोई भी चीज़ है, ट्रांसफ़र पेमेंट से मतलब नहीं है जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेंट नहीं करती है, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेंट नहीं करती है, जो उस हर चीज़ को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। ट्रांसफ़र पेमेंट है, छात्रवृत्ति है, स्टूडेंट्स के लिए मिलती है, उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल। क्यों? क्योंकि वो
फर्दर वो प्रोडक्शन उसका कोई योगदान नहीं होता। जो बुढ़ापा पेंशन होती है, जो लोगों को बुढ़ापा पेंशन मिलती है, उसके बदले वो कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में या जीडीपी में उसका कोई योगदान नहीं होता। तो इसलिए हम राष्ट्रीय आय में उसको शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह छात्रवृत्ति है, उसको भी हम, तो छात्रवृत्ति है उसमें उसी तरह स्टूडेंट्स भी जो छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं वो उत्पादन प्रक्रिया में योगदान नहीं देते हैं। उत्पादन प्रक्रिया का मतलब होता है कि जो प्रोडक्शंस को बढ़ाती है, ठीक है, तो उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें टेकन करनी होती है व्हेन वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम थ्रू द प्रोड्यूस मेथड या वैल्यू एडिड मेथड। सो अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बेटा, क्योंकि हम वैल्यू एडिड मेथड पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर डबल काउंटिंग हो जाती है, इसलिए इसको बड़े सावधानी से रखना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, क्योंकि जो डबल काउंटिंग है, एक्चुअल में डबल काउंटिंग होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। डबल काउंटिंग होती है कि कोई सेम कमोडिटीज़ काउंट इन 2 या 3 टाइम्स। सेम कमोडिटी है, उसका मूल्य को हमने 2 या 3 बार काउंट कर लिया है, तो फिर तो राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम जो है ना डबल काउंटिंग से को अवॉइड करते हैं और हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। डबल काउंटिंग का मैं एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए किसान जो है अपने गेहूं को मंडी में लेकर गया, उसने उसको 400 रुपये क्विंटल बेच दिया। अब उसने 400 रुपये क्विंटल बेचा है, उसका तो फाइनल गुड्स हो गई। उसने मंडी वाले ने उसको 600 रुपये में बेकरी वाले के लिए बेच दिया। अब उधर 400 रुपये इंक्लूड कर लिए, 600 रुपये फिर इंक्लूड कर दिए, 1000 हो गए। फिर बेकरी वाले ने उसकी डबल रोटी बनाकर 800 रुपये में बेच दिया दुकानदार को, और दुकानदार ने उसने 900 रुपये में बेच दिया फाइनल उपभोक्ता को। अब 400, 600, 1000 और 800, 1800 और 900, 2700 रुपये। तो टोटल राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ी? 2700 रुपये। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही वस्तु का मूल्य को 4 बार शामिल कर लिया। 400 को 600 में भी शामिल किया, 800 में भी शामिल किया और 900 में भी शामिल किया, तो वो सही अनुमान नहीं लगा पाए। इसलिए डबल काउंटिंग को हम जो है बचते हैं, इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं, फाइनल गुड्स की वैल्यू को निकालते हैं। और वैल्यू एडिड इसलिए कहा है, अगर हम मान लीजिए इसमें वैल्यू एडिड को जोड़ेंगे तो सही आ जाएगा। भाई 400 रुपये में उसने बेचा, 400 तो वो हो गए, फिर 600 में तो कितने रुपये की मूल्य वृद्धि हुई है? 200 रुपये की। फिर उसने उसको 800 में 200 रुपये की यहाँ मूल्य वृद्धि हुई है। फिर उसने उसको 900 रुपये, 100 रुपये की मूल्य वृद्धि यहाँ हुई है। तो टोटल जो है राष्ट्रीय आय हमारी 900 रुपये है। तो यहाँ पर कहाँ 2700 थी, कहाँ 900 रुपये थी। तो इसलिए वैल्यू एडिड मेथड में हम डबल काउंटिंग को बड़े सावधानी से इसको देखते हैं और समझते हैं और इससे सावधानी बरतते हैं। इसलिए हम इसमें फाइनल गुड्स को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड था। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, वो आपको निकालने हैं, अपनी बुक से करके देखने हैं। जो नहीं होगा वो मेरे से पूछ लेना है। तो पहला ही क्वेश्चन था प्रोड्यूस मेथड क्या होता है, क्या प्रिकॉशंस टेकन करने पड़ते हैं जब हम इससे इंक्लूड करते हैं, डबल काउंटिंग क्या है, वो सारी चीज़ें। अब हमारी नेक्स्ट जो मेथड होगा वो होगा इनकम मेथड, वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम।